कहते हैं स्वास्थ्य ही धन है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा शरीर और मन स्वस्थ है तो हम जीवन की हर मुश्किल का आसानी से सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो धन संपत्ति का कोई मतलब नहीं है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ आरजे अक्षता और आप सुन रहे 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी पर रेडियो केजीएमयू गूंज। दोस्तों, आजकल बहुत से लोग अपनी सेहत का सही देखभाल नहीं कर पाते। भाग दौड़ भरी जिंदगी, गलत खान पान, साफ सफाई का ध्यान न रखना, ये सब हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से कई बार हम कुछ ऐसी बीमारियों से जूझते हैं जिनके बारे में हम कम जानते हैं। स्वास्थ्य एक ऐसा शब्द जो न केवल हमारे जीवन की गुणवत्ता को परिभाषित करता है बल्कि हमारे भविष्य की दिशा भी तय करता है। आज जब हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ बीमारी आए दिन नया रूप ले रही है, वहाँ कुछ बीमारियाँ ऐसी भी हैं जो हमारी आंखों से ओझल रहती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देती हैं। ऐसी ही एक बेहद खतरनाक बीमारी है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक ऐसा साइलेंट किलर है जो हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग लीवर पर हमला करता है और धीरे धीरे शरीर को अंदर से कमजोर कर देता है। आज जब हम हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं तो जरूरी है कि हम इसके हर पहलू को समझें। इस विषय पर बात करना और जागरूकता फैलाना अब केवल डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों का काम नहीं रहा, यह हम सब की जिम्मेदारी है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए आज इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर शीतल वर्मा, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ अक्षता। आपने हमारे श्रोताओं के लिए पहले से ही बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर दी है। आइए आपके साथ मिलकर हम इस जानकारी को और बढ़ाते हैं। ठीक है मैम, मुद्दे पर आने से पहले बात करेंगे आपकी। आप अपना थोड़ा सा छोटा सा परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर शीतल, मैं संक्रामक रोग और क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी की विशेषज्ञ हूँ। मैंने MBBS और MD किया है और उसके बाद कुछ सालों मैंने SGPGI में कार्य किया। उसके बाद मैंने WHO में काम करा। उसके बाद CDC US अटलांटा के में भी काफ़ी काम किया और संक्रामक रोगों पे काफ़ी काम कर रही हूँ, जिसमें जो एक आपका अहम मुद्दा जिसको आज आप उठाने वाली हैं, हेपेटाइटिस, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मुद्दा है। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस होता क्या है? देखिए, हेपेटाइटिस जो होता है, ये जो हमारा लीवर होता है ना, जो आप बोल रही थी, हेपेटाइटिस लीवर में जब सूजन आ जाती है, उसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, वो उसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो आपने बोला कि बहुत खतरनाक है। जी, बहुत खतरनाक है ये। विश्व में हर दिन 3,500 लोगों की मृत्यु इससे हो रही है और भारत में अगर आप पूरे साल भर में लेंगी तो 1 लाख लोगों की इससे मृत्यु होती है। अब इसका कारण कई होते हैं अक्षता जी, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है वायरस। वायरस के अलावा जो लोग मदिरा का सेवन करते हैं उनमें हेपेटाइटिस हो जाती है। कुछ दवाइयाँ भी बहुत टॉक्सिक होती हैं, उनमें उनकी वजह से हो जाता है। और भी कई अन्य कारण हैं बट जो कि इतने महत्वपूर्ण नहीं है, बट हाँ, उससे भी आपका हेपेटाइटिस हो सकता है। तो इस जो हेपेटाइटिस बीमारी है, ये किस तरीके से होती है, ये कितने प्रकार की होती है और कौन से सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं? देखिए, हेपेटाइटिस जो मुख्यतः हमारे समाज में जो देखी जाती है वो वायरल हेपेटाइटिस होती है। जो ज़्यादातर मरीज आते हैं वो वायरल हेपेटाइटिस के होते हैं या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के होते हैं। तो जो वायरल हेपेटाइटिस है, जिस पे हम रोकथाम कर सकते हैं, और हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस से भी रोकथाम कर सकते हैं। तो वायरल हेपेटाइटिस 5 प्रकार की होती है। हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D और हेपेटाइटिस E। ये मुख्यतः भारत में कारण है जिससे हेपेटाइटिस होती है। इसके बारे में मैं समझना चाहूंगी कि ये क्या क्या है, हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। बिल्कुल। देखिए, हेपेटाइटिस और B और C शायद बहुत लोगों ने सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होता है। हेपेटाइटिस A जो है और आपका हेपेटाइटिस E है, ये खान पान से होता है। और जो हेपेटाइटिस B, C और D होता है, ये ज़्यादातर इसके अलग कारण होते हैं। ये आपका रक्त से हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ब्लड बॉर्न वायरस होता है बेसिकली ये। तो ये इनमें डिफरेंस है। ओके मैम, मैंने थोड़ा सर्च वर्च किया तो मुझे पता चला कि हेपेटाइटिस B और C काफ़ी खतरनाक होते हैं। और ये कैसे फैलते हैं ये बता दीजिए। देखिए, हेपेटाइटिस और B, C खतरनाक क्यों बोला जाता है? एक तो इनको खतरनाक इसलिए बोला जाता है कि इससे सिरोसिस हो सकता है और इससे कैंसर भी हो सकता है, जो कि बाकी हेपेटाइटिस A और E में नहीं देखा जाता। तो ये एक भयानक तरीके का वायरस है। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है कि हेपेटाइटिस B, C फैलता कैसे है? देखिए, एक तो असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होते हैं,
असुरक्षित सिरिंजेस का जो इस्तेमाल होता है, कभी कभी असुरक्षित यौन संबंधों से भी ये फैल सकता है, और एक जब डिलीवरी के समय माँ से उसके शिशु में भी हेपेटाइटिस बी और सी जा सकता है। तो अभी हम लोग ने बात की हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में, अब हम लोग ए और ई के बारे में बात करते हैं। ये कैसे फैलता है? देखिए, हेपेटाइटिस और ए और ई होता है, ये भी कभी कभी फल्मिनेंट हो सकता है। ये हम लोगों जो गंदगी में की वजह से, ज़्यादातर ये फीको ओरल कहते हैं, मतलब गंदे पानी और गंदे खाने की वजह से हो जाता है ये। तो ये वायरस जो होता है गंदे पानी और गंदे खाने में ही रेप्लिकेट करता है, और जब कोई पर्सन उसको लेता है तो उसको कुछ इंक्यूबेशन पीरियड के बाद उसको लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। तो ये फैलता है, तो इसको रोकथाम दूषित पानी और खाने से। अच्छा, फैलता दूषित खान पान से, ठीक है। बिल्कुल। तो अभी ये फैलता है तो इसको रोकथाम का तरीका भी होगा, तो कैसे रोका जाए? देखिए, बिल्कुल, अब जब हम कह रहे हैं तो भाई जब पानी आप पीते हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि पानी उबाल के पिए, साफ पानी पिए। कहीं बाहर जा रहे हैं तो भाई पानी ले जाइए, अपना ही पानी, साफ पानी ले जाइए, अगर आपको कहीं पानी का नहीं पता कि किस तरीके का पानी है। खाना, आजकल देखिए मानसून भी चल रहा है, मानसून के सीजन में ये सब बीमारियां और ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है, देखा गया है। तो खाना ताज़ा खाएं, बहुत ज़्यादा रखा हुआ खाना ना खाएं, और ताज़ा खाना पकाएं और उसको कंज्यूम कर लें, वही हमारे लिए सुरक्षित है। और एक चीज़ जो सब लोग बोलते हैं कि हाथ को साफ रखिए, और शौच जाने के बाद हाथ को अच्छे से साबुन और पानी से धोएं। ये 3 चीज़ आप कर लेंगे और अपने आसपास गंदगी ना होने दें, तो आप इस बीमारी को तो बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी को हेपेटाइटिस हो गया है ना, तो वो कैसे पहचानेगा कि उसको हेपेटाइटिस हो गया? उसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, हेपेटाइटिस है, ये लीवर पे जाके अटैक करते हैं वायरसेस। तो जो पेशेंट होता है उसको पीलिया, जॉन्डिस जो हम लोग कहते हैं, पीलिया हो जाता है। तो जो पीलिया होता है, आप देखेंगे तो लोग पेशेंटों की आंखों में और अगर त्वचा को देखेंगे तो पीलापन होने लगता है, पीलिया हो जाता है। उनका जो पेशाब होता है वो थोड़ा गहरे रंग का हो जाता है, तो लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये पीलिया है। उसके साथ साथ देखा गया है लोगों को थकान बहुत महसूस होती है, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि उनके पेट में भी दर्द होता है। तो जैसे शुरुआती लक्षण सबसे ज्यादा क्या आते हैं? जैसे आपने बताया कि गहरा हो जाता है पेशाब का कलर, स्किन का कलर भी ऐसा हो जाता है, तो शुरुआत में कैसे पहचानें? देखिए, वायरस को जब इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है काफ़ी लंबा होता है बाकी बैक्टीरिया के तो शुरुआती लक्षण ही इसके पीलिया से ही शुरू होते हैं। आगे तो जाके मरीज को ब्रेन पे भी जाके इन्फेक्शन हो सकता है। तो पीलिया के स्टेज पर ही पता चलता है ज़्यादातर कि हेपेटाइटिस हो गया है। तो इसके जांच का क्या तरीका है? देखिए, अगर आपके यहाँ किसी को भी पीलिया जैसी बीमारी हो रही छोटे बच्चों में या घर के में, तो आस पास के जो भी निकटतम स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जाइए। वहाँ पे आपका खून का से वो लोग जांच करते हैं। हेपेटाइटिस के लिए एलाइजा की जांच कैसे करा जाता है? तो एलाइजा एक तरीके का टेस्ट होता है जिससे वायरस का एंटीबॉडी या एंटीजन देखा जाता है, और ये लैब्स में होता है। तो डॉक्टर आपको बोलेंगे, जब रिपोर्ट आ जाएगी तो आपका कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा टाइप का हेपेटाइटिस है। देखने से नहीं बताया जा सकता, तो इसके लिए जांच बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के आधार पे ही आप बता सकते हैं मरीज को किस प्रकार का हेपेटाइटिस है। तो ये जो हेपेटाइटिस है, इसकी वैक्सीन्स होती हैं? बिल्कुल, ये हम बहुत अच्छे समय में रह रहे हैं कि बहुत सारी खतरनाक बीमारियों की वैक्सीन भी है, और बस जानकारी का थोड़ा लोगों में नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, और हेल्थ केयर वर्कर्स में तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और अब तो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हमारी सरकार ने, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको सरकार मुफ्त में लगवा रही है। तो हर अस्पताल में हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अवेलेबल है, और आप वहाँ पे लगवा सकते हैं। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी अवेलेबल है, वो आप पीडियाट्रिशियन पे जाके परामर्श पे वो भी आप लगवा सकते हैं। अच्छा। तो सरकारी हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के में ही अब हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन इंक्लूड कर दी गई है। तो बच्चों को जब बच्चे पैदा होते हैं उसी समय से उनको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगने लगती है, जो कि कुछ हफ्ते बाद लगती है, और जिसकी जानकारी माता को दी जाती है कि वो कब कब आएगी, और उसको वैक्सीन निःशुल्क प्राप्त कराई जाएगी। अच्छा मैम, हमने एक चीज़ स्किप कर दिया कि हेपेटाइटिस ए की भी बात कर ली, बी और सी और ई की भी बात कर ली, डी के बारे में नहीं बात किया हम लोग ने। देखिए, हेपेटाइटिस डी अपने आप में नहीं रहता। हेपेटाइटिस डी जो होता है ना, हेपेटाइटिस बी पे डिपेंडेंट होता है। हेपेटाइटिस डी उन्हीं में होता है जिनमें हेपेटाइटिस बी पहले से होता है। अच्छा। तो हेपेटाइटिस बी और डी एक साथ होते हैं। ओके, तो इसका क्या इलाज संभव है?
देखिए वही है कि इलाज वही है कि आपको आजकल हेपेटाइटिस की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, तो आप या तो पहले से या हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन लगा लीजिए, सबसे अच्छा तो वही है जो मैं बोलना चाहूँगी। बट अगर किसी को हो जाता है तो इलाज अवेलेबल है, आप इलाज करवा सकते हैं। हम आम लोगों में इस बीमारी को रोकने के लिए क्या योगदान दे सकते हैं? अच्छा, देखिए आम लोग, जैसे आपने आज बोला ना कि भाई डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी तो कर ही रहे हैं, अब ये तो हमें जनहित और हर एक जन को, सबको आके कम्युनिटी में आके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो सबका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। भाई साफ सफाई रखना, आसपास के जहाँ पर भी हम रह रहे हैं, जहाँ पे भी हम कार्य कर रहे हैं, हमारे घरों के आसपास साफ सफाई हो। और उसके अलावा हम आसपास जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर भी जागरूकता बढ़ाएं बच्चों में कि हाथ अच्छे से धोएं, पानी उबाल के पिएं। छोटी छोटी चीज़ें हैं। वैक्सीनेशन के बारे में लोगों को नहीं पता है, तो हम और ज़्यादा जानकारी, जैसे आज आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूँगी कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन अवेलेबल है। तो हमें जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और वैसे भी जैसे कि हेपेटाइटिस डे की थीम है, वी हैव टू ब्रेक द हेपेटाइटिस। सो हेपेटाइटिस को हमें जड़ से समझना है और इसको ख़त्म करना है। इसके लिए हमें सबका सहयोग की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैम से बहुत अच्छी बातचीत हुई हेपेटाइटिस के बारे में। तो आप भी ध्यान रखिएगा साफ सफाई का, बिल्कुल ढिलाई मत छोड़िएगा कि साफ सफाई रहने दिया, काम नहीं कर रहा है तो रहने दिया। भाई काम कर लो, भाई साफ सफाई कर लो, ताकि आप स्वस्थ रहें और आपके आसपास के लोग भी स्वस्थ रहें। बाकी और भी जानकारी ऐसी देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको सुनते रहना होगा 89.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रेडियो KGMU गूंज। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।